सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउसवाइफ ड्रीम्स ऑफ बीपीएससी। तो मैंने 10 डेज़ का एनसीईआरटी का चैलेंज लिया था। सी गाइस, एनसीईआरटी जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारा एनसीईआरटी जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये एक तरह से हमारा बेस है ताकि मुझे आप सबको या मुझे सबको एनसीईआरटी क्या है, बेस है, ताकि हमें एडवांस जो टॉपिक्स है वो समझ में आए। तो इसी के साथ अगर आप बहुत लोग हैं, मैंने भी था, पहले शुरू में एनसीईआरटी को उतना ध्यान नहीं दिया। तो इसी के साथ मैं ना एनसीईआरटी को एक चैलेंज के तौर पे लेकर आई हूँ। मैंने 10 डेज़ का चैलेंज लिया था और मैंने सबसे पहले बुक फॉलो किया था इंडियन पॉलिटी का ओसवाल पब्लिकेशन का। यहाँ पे मैं क्लास 6 के सारे चैप्टर्स फॉलो की हूँ और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट क्लास सारे मैंने किए हुए। ओके, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, ये एक तरह से क्या होने वाला है, मैराथन क्लास होने वाला है, लाइक मैराथन टाइप का। मैं सारे चैप्टर्स को डिटेल में समझाने वाली हूँ, करने वाली हूँ। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लेके चलते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 को। तो हमारा जो चैप्टर 1 था वो था फैमिली एंड कम्युनिटी। हमारा जो चैप्टर 1 था वो था फैमिली एंड कम्युनिटी। तो फैमिली एंड कम्युनिटी में सबसे पहले क्या आता है, लाइक जॉइंट फैमिली। हमारी जो फैमिली होती है दो टाइप्स में बट गई है, दैट इज़ वन इज़ जॉइंट फैमिली एंड अदर इज़ न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मल्टी जनरेशनल सेटअप होते हैं। जॉइंट फैमिली में लाइक जनरेशन बाई जनरेशन लोग रहते हैं, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, बेबीज। तो ऐसे 3 जनरेशन एक फैमिली में रह रही है इस स्ट्रक्चर से देखें तो। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, इट्स इंक्लूड ओनली पेरेंट्स एंड बेबीज। ओके, बच्चे और माँ बाप रहते हैं। कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ फैमिलीज लिंक्ड बाय अ लोकेशन, कल्चर, वर्क और इंटरेस्ट। कम्युनिटी कब बनता है, जैसे हम एक फैमिली से निकल के या कहीं से निकल के बाहर जाते हैं तो लाइक हम काम करते हैं, लाइक लोकेशन, कोई लोकेशन पे जाके कोई नई जगह पे रहते हैं अपने काम को लेके। तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, रहते हैं, और वहाँ पे हम एक कम्युनिटी बनाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, और वो हम लिंक होते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे से अटैच होते हैं, लाइक अपने कल्चर को एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे के जो लाइक लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग आके एक जगह पे रह रहे हैं अपना तो उसको क्या बोलते हैं, उन्होंने एक कम्युनिटी बना लिया। ओके, फिर आती है चैप्टर 1 में एक कम्युनिटी के बारे में बात की गई थी, दैट इज़ भील कम्युनिटी, जो कि कहाँ से थी, झबुआ मध्य प्रदेश की थी। उन्होंने क्या किया था, दे रिवाइव द ट्रेडिशन कोऑपरेटिव प्रैक्टिस हल्मा एंड अडॉप्टेड फिर कम्युनिटी बेस्ड वाटर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। उन्होंने एक लाइक अपना ट्रेडिशन निकाला था, कोऑपरेटिव प्रैक्टिस था, अपना ट्रेडिशन में उन्होंने हल्मा नाम का एक ट्रेडिशन लाया जहाँ पे वो अडॉप्ट करते हैं, किस लिए, वाटर और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, उनको सेव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या था, भील कम्युनिटी कहाँ से है, झबुआ मध्य प्रदेश से। इन्होंने कौन सा ट्रेडिशन प्रैक्टिस किया था, तो हल्मा प्रैक्टिस किया था। हल्मा ट्रेडिशन प्रैक्टिस किस लिए किया था, ताकि वाटर और फॉरेस्ट जो है उसको कंजर्व कर पाए, उसको सेव कर पाए। ओके, फिर आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, द मॉडर्न रिवाइवल एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हल्मा इंस्पायर्ड कंजर्वेशन एफर्ट हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्टिविटीज महेश शर्मा हु रिसीव द पद्मश्री इन 2090 फॉर दिस वर्क। तो ये जो ट्रेडिशन थे वो बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। अभी मॉडर्न डेज में जो है महेश शर्मा जो थे, उन्होंने इसको हल्मा को इंस्पायर किया, प्रैक्टिस को लाया अपने डे लाइफ में, और उनको इसलिए तो उसके लिए महेश शर्मा को अपना हल्मा ट्रेडिशन प्रैक्टिस करने के लिए उनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। कौन से साल में, 2019 में। ओके, फिर अर्बन कम्युनिटीज फ्रॉम रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन टू मैनेज वेस्ट डिस्पोजल, क्लीननेस, कॉमन एरिया रूल्स एंड सेफ्टी। हमारे जो अर्बन एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं वो एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाती है जिसका नाम है RWA, दैट इज़ रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, टू मैनेज वहाँ का अर्बन एरियाज़ का वेस्ट जो है डिस्पोज करना, वहाँ का
क्लीनलीनेस मेंटेन करना, वहाँ का कॉमन एरिया रूल्स और सेफ्टी मेंटेन करना। तो ये सब अर्बन एरियाज़ की कम्युनिटी जो RWA के नाम से जानी जाती है उनका काम है। कम्युनिटी टुडे आर इंटरडिपेंडेंट। RWA रिलाई ऑन ट्रेडर्स फॉर गुड्स एंड म्यूनसिपल वर्कर्स फॉर सर्विसेज। तो RW जो है वो आज जो है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। RWA आज के डेट में ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड है अपने गुड्स के लिए, म्यूनसिपल वर्कर्स के लिए और फॉर सर्विसेज के लिए। ओके, whether rural or urban, traditional or modern, families and communities are deeply interlinked and essential to social harmony. रूरल या अर्बन लोग पीपल्स जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं और इसे अंडर। So the next is Kamal Parmar, Ahmedabad, conducted free evening classes and dinner for 150 पुअर चिल्ड्रंस। जो कमल परमार है वो अहमदाबाद से हैं और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक इवनिंग क्लासेस ट्यूशन क्लास टाइप सर्वे किया था और 150 बच्चों का खाना, रात का खाना और रात के समय पे पढ़ाई उन्होंने मैनेज किया था। ओके, सो चेन्नई फ्लड 2015, चेन्नई में 2015 में जो फ्लड आया था वहाँ पे रिलीजियस एंड लोकल ग्रुप्स जो हैं उन्होंने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, फूड एंड सपोर्ट एंड वॉलंटियर ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो ये है चैप्टर 1 का एक निचोड़ था जहाँ पे हमने भील कम्युनिटी के बारे में जाना, फैमिली के बारे में जाना और मॉडर्न रिवाइवल्स जो होते हैं, मॉडर्न रिवाइवल किया था भी वो हलमा का, वो महेश शर्मा ने जिसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में। फिर एक दूसरा नाम इम्पोर्टेंट है वो है कमल परमार ऑफ अहमदाबाद जिन्होंने एक सर्वे किया था। और RWA रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन कम्युनिटी जो है अर्बन एरियाज़ में बनाई जाती है ताकि वहाँ सोसाइटी के जो हैं वहाँ के मतलब के वेस्ट डिस्पोज करना, सफाई करना, ये सब चीज़ को मैनेज किया जा सके। ओके, तो ये कि चैप्टर 1 में ये था। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ फैमिली इंक्लूड्स मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर। तो मल्टीपल जनरेशन जो है एक साथ किस फैमिली में रहते हैं, तो इट्स अ जॉइंट फैमिली। ओके, विच इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ हलमा। ट्रेडिशन ऑफ हलमा जो है कौन सी कम्युनिटी ने रिवाइव किया था। तो आप आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखना हर क्वेश्चन का, ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन है तो आप आंसर प्लीज़ कमेंट में लिखना। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है इट्स अ भील कम्युनिटी। विच सिटी फेस्ड फ्लड इन 2050 विथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रिस्पॉन्स। कौन से सिटी में फ्लड जो है बहुत मतलब सीवियर रेंज में आया था और वहाँ के जो कम्युनिटी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था, हेल्प किया था, तो इट वॉज चेन्नई। कब आया था 2015 में। विच वैल्यू इन द इंडियन फैमिली लाइफ इम्फेसिस सेल्फलेसनेस एंड गिव अप पर्सनल डिज़ायर। सेल्फलेसनेस को इंडियन फैमिली में पर अपने पर्सनल डिज़ायर को गिव अप करना, इसको इंडियन फैमिली में किस नाम से बोला जाता है, तो इट्स अ त्याग। ओके, विच वैल्यू मीन सर्विस इन इंडियन ट्रेडिशन। कौन सी वैल्यू को इंडियन ट्रेडिशन में सर्विस के नाम से बोला जाता है, इट्स अ सेवा। ओके, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अर्बन हाउसिंग कम्युनिटी दैट मैनेज लोकल इशू। अब देखो अर्बन, ये क्वेश्चन ऐसे आया, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अर्बन हाउसिंग कम्युनिटी के लिए कौन सा कम्युनिटी के लिए क्या है जो मैनेज करता वहाँ का लोकल इशू, तो इट्स RWA रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। द सिविक सेंस इन अ कम्युनिटी रिफर्स टू, सिविक सेंस इन्वॉल्व करता है दूसरों के स्पेस को और दूसरों के राइट्स को क्या करना, रेस्पेक्ट देना। ओके, वाई डू ह्यूमन प्रिफर टू लिव इन कम्युनिटीज रैदर देन इन आइसोलेशन। क्योंकि कम्युनिटी जो है हमें फिजिकली और मेंटली साइकोलॉजिकली हर तरह से हमें क्या करती है, मतलब प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है। ओके, विच वैल्यू इज़ मोस्ट इसेंशियल नेचर विद इन अ हेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट। तो है फैमिली इज़ अ प्राइमरी सेंटर फॉर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है हेल्दी फैमिली में बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं सोशलाइजेशन, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। तो ये था चैप्टर 1। अब आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 होने वाला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन। तो फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या है, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी जो है हमारे सोसाइटी की डिवीज़न हुई है किस किस बेसिस पे, वर्क के बेसिस पे, सिस्टम के बेसिस पे और रिजल्ट परपेचुएट इनइक्वालिटी।
और इससे क्या होता है, सोसाइटी जो है अपने कास्ट सिस्टम के वजह से क्या होता है, एक इनइक्वालिटी आती है कम्युनिटी में। ओके, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी बोथ प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कल्चर लाइफ ऑफ अ रीजन। हमारी जो हिस्ट्री है और जियोग्राफी है, हिस्ट्री मतलब हमारे पिछले पास्ट से जो रिचुअल्स आते रह रहा है, और जियोग्राफी मतलब लोकेशन, हम किस लोकेशन पे रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ के मौसम, वहाँ के मतलब जो भी है वो हमारे कल्चरल लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करती है। लाइक जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मकर संक्रांति है जो कि ठंड में आता है, तो हम वो ठंड में ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो हमारे जियोग्राफिकल वैसे ही होते आ रहा है, हिस्ट्री से रिलेटेड है और जियोग्राफिकल है कि ठंड में। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे जो मतलब कल्चर को बहुत अफेक्ट करती है। तो दो चीज़ जो हमारे कल्चर को अफेक्ट करती है, इट इज़ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इंडिया हैज़ ओवर 1.4 बिलियन पीपल विद द वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड ट्रेडिशन। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इंडिया में हर कम्युनिटी का अपना कल्चर है, हर स्टेट का अपना लैंग्वेज है, हर स्टेट का अपना तौर तरीका है, खाना पहनना सब चीज़ अलग अलग है। ओके, भाषा यहाँ तक कि हर कम्युनिटी में हम अलग भाषा बोलते हैं। अगर हम एक स्टेट में भी है ना गाइस, तो जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो हमारे बिहार में भी अलग अलग भोजपुरी बोले जाते हैं। अलग लोकेलिटी में जाओगे तो अलग तरह के भोजपुरी मिलेगी आपको, भाषा में चेंज थोड़ा बहुत मिलेगा। ओके, तो इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पे हर एक स्टेप के साथ आपको ट्रेडिशन कल्चर बदला हुआ दिखेगा। ओके, द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेड 4635 कम्युनिटीज़ एंड 325 लैंग्वेज। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंडिया में है 4635 कम्युनिटीज़ हैं और 325 लैंग्वेजेस हैं। किसके सर्वे के अकॉर्डिंग? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कितने कम्युनिटीज़ हैं? 4635 और कितने लैंग्वेज हैं? 325। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू केम अप विद द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी और डाइवर्सिटी किसने दिया था ये फ्रेज? तो इट्स वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने क्यों दिया था? ताकि वो डिस्क्राइब कर पाए कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ अ बुक, और उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, द इंडियन फ्लैग वॉज यूज। हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो एक सिंबल के तौर पे यूज किया गया था का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। ओके, इंडियाज़ नेशनल एंथम, इंडिया का जो नेशनल एंथम है ये किसने कंपोज किया? इट इज़ कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। एंड द कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी टू डिफरेंट ग्रुप एंड इट इज़ एग्जाम्पल। और हमारी कास्ट सिस्टम जो है हमारे मतलब सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करती है, और ये जो है हमारे कंट्री में क्या लेकर आती है, हमारी कम्युनिटी में क्या लाती है? तो इस ब्रिंग्स अ इनइक्वालिटी। ओके, तो चैप्टर 2 के मेन पॉइंट्स क्या थे? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, कितने कम्युनिटीज हैं? 4635। कितने लैंग्वेज थे? 325। जवाहरलाल नेहरू ने जो था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो फ्रेज से दिया गया था यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, हमारा इंडियन फ्लैग एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 के क्वेश्चन सब मैं पूछती हूँ, प्लीज़ कमेंट में आप आंसर दो। द कास्ट सिस्टम सोज, क्या कास्ट सिस्टम क्या दिखाता है? इट सोज इनइक्वालिटी। वेरी गुड। द कल्चर लाइफ ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस बाय इट्स, कोई भी जगह का कल्चर लाइफ किस चीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? तो इट इज़ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ फ्रेज गिवन बाय, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो फ्रेज है वो किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। कि जवाहरलाल नेहरू रोड द बुक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडियाज नेशनल एंथम इज़ कंपोज बाय, हमारे इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया था? इट वॉज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 2। ओके, अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो है चैप्टर 3, हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। चैप्टर 3 का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चैप्टर 3 में क्या है? प्रीजुडिस। प्रीजुडिस क्या है? किसी के
लिए हम एक निगेटिव जजमेंट बना लेते हैं, वो होता है प्रीजुडिस। जैसे किसी के स्किन कलर, रिलीजन, निगेटिव जजमेंट को प्रीजुडिस बोलते हैं। स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी के लिए हमने एक फिक्स इमेज बना लेते हैं, या वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। Discriminations happens when individual act on their prejudice and stereotype। डिस्क्रिमिनेशन कब आता है, कोई भी घर में या सोसाइटी में या कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन कब आता है, जब एक इंसान अपने प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप पे काम करता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन सच एज, डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत सारे रीजन्स के वजह से हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिलीजन, रीजन, इसके वजह से। ओके, caste based discrimination not only limits people from undertaking central economic but also denies them to respect and dignity given to others। caste based discrimination जो होता है वो एक इकोनॉमिकली इंसान को मतलब ये नहीं करता, अंडरटेक नहीं करता, बल्कि वो उनके डिग्निटी, उनके रेस्पेक्ट को भी अफेक्ट करता है। ओके, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कैसे काम करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वलिटी फॉर ऑल पर्सन्स एंड इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस एज इंडियंस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वलिटी लेके आती है और वो सारे लोगों को एक इंडियंस के नाम से जानती है। ओके, इंडियंस के नाम के साथ लेकर आती है, दैट वेदर वी आर फ्रॉम एनी कम्युनिटी, एनी caste, any community, okay, but we are known as the Indians। The writers of the constitution also said that the respect for diversity was significant element in ensuring equality। तो राइटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उन्होंने भी ये बोला कि रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट हम तभी दे पाएंगे जबकि हम अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी लेकर आएंगे। ओके, इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस। हमारा इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है क्योंकि हमारे इंडिया में जो हर कम्युनिटी के लोगों को आज़ादी है, वो अपना रिलीजियस, अपना कल्चर इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब जानते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर वॉज born in 1891 and he died in 1956। Okay, he is considered as the father of Indian Constitution। Who is the father of Indian Constitution? Then it is a Bhimrao Ramji Ambedkar। He was also the leader of scheduled caste के जो थे ये लीडर थे। ओके, ही फाउट फॉर द राइट ऑफ द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। इन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, राइट्स के लिए फाइट किया था। ही वॉज बोर्न इन टू द, वो कहाँ बोर्न हुए थे, ही वॉज बोर्न इन द मेहर कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। वो अनटचेबल कास्ट होता है जो मेहर कास्ट में वो बोर्न हुए थे। ओके, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द हिज कास्ट हु कम्प्लीटेड हिज, वो अपने कास्ट से पहले बंदे थे जिन्होंने अपना एजुकेशन कॉलेज कंप्लीट किया था और वो इंग्लैंड गए थे लॉयर की पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए। इन कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, वो अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किए थे ताकि रिलीजियस इक्वालिटी जो है वो लेकर आ सके। ओके, तो यहाँ पे मेन पॉइंट भीमराव अम्बेडकर जी का बनता है कि वो कब, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेथ ईयर और उनका, he is known as the father of Indian Constitution। He was born in Meher caste। he converted himself into the Buddhism। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ये बनते हैं टॉपिक्स। ओके, चैप्टर 3 से, चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, प्लीज़ आप आंसर कमेंट में करो। व्हेन पीपल जज अदर नेगेटिव एंड लुक एट देम एज इन्फीरियर इज नोन एज, दूसरे को नेगेटिव जज करते हैं तो इट इज़ प्रीजुडिस। विच ऑफ दिस स्टॉप फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल, यूनिक इंडिविजुअल में देखने में क्या रोकता है, तो इट इज़ स्टीरियोटाइप। विच ऑफ दिस कॉज डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप जो है वो क्या लेकर आता है, डिस्क्रिमिनेशन लेके आता है। द कास्ट सिस्टम इज मेनली एसोसिएटेड विद, द कास्ट सिस्टम जो है किस चीज़ से एसोसिएट करता है, तो वर्क से एसोसिएट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर अनटचेबिलिटी एज अ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनटचेबिलिटी को क्या मानता है, इट्स क्राइम। ओके, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। विच रिलीजन वॉज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, तो इट वॉज बुद्धिज्म। हु वॉज द लीडर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज शेड्यूल कास्ट के लीडर कौन थे, तो इट वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। What word do lower caste use to address themselves to point to their oppression, तो एक लोअर कास्ट के लिए एक वर्ड यूज होता है, वो क्या था, तो इट इज़ दलित। टू विच कास्ट डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलोंग, तो बी आर अम्बेडकर कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, इट इज़ मेहर कास्ट। मेंशन ऑन फंडामेंटल राइट दैट इंश्योर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, तो
फंडामेंटल राइट्स में किस वर्ड को दिखाया जाता है, किस वर्ड से दिखाया जाता है कि all religions are equal, तो it is secularism. Okay, which important document of India state that all Indians are entitled to equality of status and opportunity? Then it is preamble. तो ये था चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। ओके, इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ह्यूमन लिव्स इन गवर्नमेंट हमें क्यों चाहिए? ह्यूमन लिव्स इन कम्युनिटी वेयर डिसएग्रीमेंट नेचुरली अराइजेस टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, रूल्स आर नेसेसरी। तो हम जो ह्यूमन से कम्युनिटी में रहते हैं, तो जहाँ पे लोग कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ उनके सोच नहीं मतलब एक मैच नहीं कर सकते, वहाँ पे डिसएग्रीमेंट आएगा। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? पीस और वहाँ पे ऑर्डर और रूल्स मेंटेन के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट हमें किस लिए चाहिए? रूल्स और पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने। व्हाट इज़ गवर्नेंस? गवर्नेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी थ्रू रूल्स एंड इंश्योरिंग दिस रूल्स आर फॉलोड बाय एवरीवन। तो गवर्नेंस क्या एक प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, सोसाइटी के लिए, और रूल्स इसलिए होता है ताकि सब कोई उसको फॉलो कर सके। Laws are formal rules made by the government that guide how people should behave and outline their rights and duties. However, laws are not permanent. They can be discussed, modified or reappealed according to the changing need of society. तो laws जो होती है फॉर्मल होती है, ये किस लिए आती है? बाय द गवर्नमेंट आती है ताकि लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनके राइट्स को मेंटेन कर सकते हैं, उनके ड्यूटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। और ये लॉज जो है परमानेंट नहीं रहते, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो लेजिस्लेचर ऑर्गन जो है वो लॉ बनाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉ। इट इज़ यूजुअली एज असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट करके आते हैं। द लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो अमेंड और रीअपील एग्जिस्टिंग लॉ व्हेन नेसेसरी। तो लेजिस्लेचर जो है वो अमेंड और रीअपील भी कर सकती है लॉज को जबकि उसकी ज़रूरत हो, जब नेसेसरी हो। ओके, सो एग्जीक्यूटिव है सेकेंड। एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो होती है, लेजिस्लेचर ने जो रूल्स बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको पास करती है। और ये जो इंक्लूड करते हैं, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट के हेड बॉडी रहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, दिस ऑल्सो इंक्लूड एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉज। ये वो बॉडीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़ भी इंक्लूड करती है जो कि लॉज एंड ऑर्डर को सोसाइटी में मेंटेन करती है। ओके, द नेक्स्ट इज जुडिशरी। तो जुडिशरी interpret the law and ensure justice, is decide whether the law has been broken and what punishment or action should be followed. It also reviews laws and executive decision to ensure they are fair and constitution. तो जुडिशरी जो होती है वो क्या करती है? वो जस्टिस के लिए मतलब आती है, वो देखती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी ने तोड़ा है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है और क्या उसके लिए डिसीजन क्या बनाना है। ओके, और ये भी देखती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है अपने लॉ बनाने में वो फेयर है या नहीं है। फिर आता है द सेपरेशन ऑफ पावर। The 3 organs are kept separate to ensure that no one branch become too powerful. ये जो 3 बॉडी है तीनों को अलग रखा जाता है ताकि तीनों ब्रांच में से कोई एक जो है पावरफुल ना बने। एंड दिस प्रिंसिपल जो है इसको जो होता है सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। इफ़ द एग्जीक्यूटिव मिसयूज इट्स पावर द लेजिस्लेचर कैन क्वेश्चन और रिमूव इट। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर अपने पावर को मिसयूज करता है तो लेजिस्लेचर जो है उसको क्वेश्चन कर सकता है और उसको हटा सकता है। दिस बैलेंस मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। और ये जो होता है गवर्नमेंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और सिटीजन्स का जो राइट है उसको मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट करता है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इन इंडिया वर्क्स एट 3 लेवल टू मैनेज इशू। इंडिया में जो गवर्नमेंट है 3 लेवल पे काम करती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट जो है 3 लेवल पे काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए काम करती है। इट हैंडल्स नेशनल मैटर्स को हैंडल करती है, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसीज, एटॉमिक एनर्जी एंड नेशनल पॉलिसीज़ को हैंडल करते हैं। इट इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। इसको कौन हेड करता है? प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इट मैनेज द स्टेट लेवल इशूज़, हेल्थ इशूज़, एजुकेशन, एग्रीकल्चर को मैनेज करती है। इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट सेंट्रल लॉ के, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ आता है वो अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करती है। एंड इट इज़ हेडेड बाय द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट को कौन हेड करता है? गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। लोकल गवर्नमेंट इट वर्क्स एट अ ग्रास रूट लेवल फॉर डे टू डे नीड्स। ये जो है ग्रास रूट लेवल पे काम करती है डे टू डे नीड्स के लिए। इट इज़ मतलब डेली बेसिस पे सैनिटेशन, वाटर, रोड, लोकल हेल्थ, ये सब के लिए काम करती है। ये इंक्लूड्स करती है क्या? अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रूरल एरियाज़ में पंचायती राज। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? द गवर्नमेंट डिसाइड मेनी थिंग्स सच एज बिल्डिंग रोड्स एंड स्कूल, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट है बहुत चीज़ डिसाइड करते हैं, सच एज बिल्डिंग रोड एंड स्कूल्स। जो ये जितनी सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। द जुडिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जो जुडिशरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गन है। किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट के लिए। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, द लोकल गवर्नमेंट, द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। The government functions by making laws and everyone who lives in the country follow these laws. तो गवर्नमेंट फंक्शन क्या करती है? अपने लॉज बनाती है और सब क्या करते हैं? इस लॉ को फॉलो करते हैं और जितने भी कंट्री में लोग रहते हैं उनको इस लॉ को फॉलो करना होता है। ठीक है। द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, एक मोनार्की होती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग जो है अपने गवर्नमेंट को खुद ही इलेक्ट करते हैं वोट के तौर पे। मोनार्की में क्या होता है? डिसीजन जो है वो किंग और क्वीन जो है वो आते हैं, वो मतलब वंशवाजी चलती है, मतलब एक किंग और क्वीन बनते हैं। गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन, यहाँ पे जो क्या है, गवर्नमेंट को जो है अपने जो रूल्स हैं, जो भी एक्शन है, वो उनको पब्लिक को समझाना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। मोनार्क में ऐसा नहीं है, उन्हें एक बार इम्पोज कर दिया तो कर दिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? चलो हम वो देखते हैं। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके। तो इंडिया इज़ मेन फीचर डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर। इंडिया में जो है लोगों के पास पावर होती है कि वो अपने गवर्नमेंट जो है खुद इलेक्ट करते हैं। दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन प्रोसेस। ये जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जो आते हैं वहाँ उसी रिप्रेजेंटेटिव में से जो है लोगों को अपना जो लीडर है, अपना गवर्नमेंट है जो, वो वोटिंग के दौरान वोट देकर वो चुनते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक द डिसीजन फॉर इंटायर पॉपुलेशन। तो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक मिलते हैं और पूरे पॉपुलेशन के लिए क्या होता है? एक डिसीजन बनाते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स दैट ऑल, ये अलाउ करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। कैसे कि ताकि उसके कंट्री में जितने भी एडल्ट है, दैट इज़ 18 ईयर्स अबव जितने भी है, वो लोग वोट देंगे। यंग इंडिया वॉज अ वीकली जर्नल इन इंग्लिश पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। यंग इंडिया जो है वो वीकली जर्नल जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर जो थी, जिसको पब्लिश किया था किसने? महात्मा गांधी ने इन 1919 टू 1931, 1919 से 1931 तक ये चली थी। और ये किस लिए इसने प्रमोट किया था? स्वराज को। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन क्या है? पीपल पार्टिसिपेट विद द गवर्नमेंट बाय वोटिंग फॉर देम। पीपल जो है गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ उनको वोट देने के लिए। द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड होती है क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, 5-5 साल पे इलेक्शंस होते हैं। जो टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो है ये भी बहुत बड़ा रोल करती है, मतलब डिस्कस करने में कि गवर्नमेंट के इशूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उसको। एक इंस्पिरेशनल फिगर है हमारे पास, वो है चैप्टर 4 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चैप्टर 3 में हमारे पास थे BR अम्बेडकर, अभी है हमारे पास APJ अब्दुल कलाम। ही इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? देन इट इज़ द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ही इज़ द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। Despite being a nominal head, he inspired millions with his vision, humility and dedication to and education. फेमस फॉर मोटिवेशनल क्यूटर्स एंड विजनरी आइडियाज़ के लिए ये बहुत फेमस थे। तो ये था हमारे चैप्टर 4 का कॉन्सेप्चुअल क्लास। अब चैप्टर 4 के हम थोड़े जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी एंड मेकिंग डिसीजन इज कॉल्ड
तो इट इज़ कॉल्ड गवर्नेंस. द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल इज कॉल्ड गवर्नमेंट. ऑफिशियल रूल क्रिएटेड एनफोर्स बाय गवर्नमेंट आर नोन एज लॉज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है. द प्रिंसिपल द डिवाइड गवर्नमेंट पावर इंटू 3 ब्रांचेस इज कॉल्ड. 3 ब्रांचेस में जो पावर गवर्नमेंट के डिवाइड करते हैं उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर. द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव इज डेमोक्रेटिक. द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल. जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज यूजुअली रिफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. People do not participate directly but choose their representative through an election. Which type of democracy is this? So it is called representative democracy. Universal adult franchise means all adults are allowed to vote. The government in India is elected for the period of 5 years. इसी के साथ हमारा आता है अब चैप्टर 5 जिसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट, रूरल एरियाज, पंचायती राज. फिर आएगा उसके साथ हमारा चैप्टर 6, तो उसके बाद चैप्टर 7 लास्ट है. तो रूरल एरियाज में सबसे पहला चीज़ क्या होता है? ग्राम सभा. द ग्राम सभा एक मीटिंग होता है जहाँ पे सारे एडल्ट जो हैं कवर्ड बाई पंचायत, एक पंचायत में जितने लोग हैं वो एक जगह बैठते हैं और वहाँ पे विलेज के जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस होते हैं. इस मीटिंग में 18 साल से ऊपर कोई भी बैठ सकता है जिसको राइट टू वोट है 18 साल के ऊपर. इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जिसको उन्होंने चुना है, इलेक्शन के थ्रू उन्होंने लाया रिप्रेजेंटेटिव को, उसके ऊपर आंख रखने का ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्राम सभा. ओके. ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा था. और ग्राम पंचायत क्या है? ऑल मेंबर ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट. सरपंच जो होते हैं ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं और ये भी लोग चुन के लाते हैं, इलेक्शन के थ्रू लेकर आते हैं. ओके. द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years. ग्राम पंचायत जो भी होती है वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं. द ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा का जो सेक्रेटरी है वही ग्राम पंचायत का भी सेक्रेटरी है. सेक्रेटरी जो होता है वो इलेक्ट नहीं होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आता है या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आता है. वो अपॉइंटेड होते हैं, वो एग्ज़ाम्स के थ्रू आते हैं. द सेक्रेटरी जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन को ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सके और वही जो होते हैं सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं. ओके. फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या होते हैं? द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल द. जितने भी विलेजेस के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो इम्प्लीमेंट करता है ग्राम पंचायत. सोर्सेस और फंड्स क्या होते हैं ग्राम पंचायत के? तो ये जो सोर्सेस और फंड्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू जो फंड्स आते हैं वहाँ से इनको फंड्स मिलते हैं. जनपद और जिला परिषद जो है इनको प्रोवाइड करता है. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जो भी ग्राम सभा ग्राम पंचायत में जितने भी विलेजेस आते हैं उनके लैंड रिकॉर्ड्स को कौन रखता है? तो इट इज़ पटवारी जो होते हैं वहाँ के सारे लैंड रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड्स रखता है. द पटवारी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. वो लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कौन करता है? पटवारी कलेक्ट करता है. और वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी देता है कि हर एक विलेज में कौन सी क्रॉप्स जो है, कौन सी जो अनाज है वो ज़्यादा ग्रो करती है. ठीक है. तो खेती के बारे में भी कौन नॉलेज देता है गवर्नमेंट को? तो इट इज़ गिवन बाय द पटवारी. लेवल ऑफ पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, जनपद पंचायत, पंचायत समिति होता है, फिर जिला परिषद होता है. ग्राम पंचायत क्या है? विलेज लेवल, बेसिक यूनिट ऑफ रूरल गवर्नमेंट. फिर जनपद पंचायत समिति में क्या आता है? ब्लॉक लेवल, सुपरवाइज मल्टीपल ग्राम पंचायत और लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत और जिला परिषद. ये एक लिंक का काम करता है. कौन? ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में. द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियन. एक चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत भी होती है जहाँ पे बच्चों को एक राइट्स मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को बोल सके, बता सके. बाल सभा और बाल पंचायत के नाम से जाना जाता है. सांकू राधू कांदू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम वर्क एंड गिव इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रन नीड्स एंड राइट. तो ये वेस्ट सिक्किम की एक कम्युनिटी थी जिन्होंने एक बाल पंचायत को, बाल सभा को ये थोड़ा ये किया था, इम्पोर्टेंस दिया था. ओके. तो अब देखते चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. एट व्हाट एज कैन अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा? तो it is 18 years. The village panchayat is divided into smaller areas known as
वर्ड्स। द सरपंच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। जो सरपंच होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होके आते हैं? ग्राम सभा से। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा इज गवर्नमेंट। तो ये थी चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम चैप्टर 6। तो आई होप सो आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग ना लग रहा हो, क्योंकि अब मैंने अभी कंटिन्यू से लेके चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक की कर लिया। चैप्टर 6 और 7 बचा हुआ है। अब हम करेंगे चैप्टर 6 और 7। चैप्टर 6 जो है वो उसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन एरियाज, अभी हमने पंचायती लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज देखा था, अभी लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज है। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडी क्या होती है अर्बन एरियाज में? ये काम करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अगर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। 1 से 10 लाख के बीच का पॉपुलेशन है तो म्यूनसिपल काउंसिल होता है, लाइक नगर पालिका होता है, नगर पंचायत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एट अर्बन लेवल। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। हर सिटी जो है अब डिफरेंट वार्ड में डिवाइड करते होते हैं और हर वार्ड का अपना वार्ड काउंसिलर होता है, जो कि वहाँ के लोग जो है वोट के देकर लेकर आते हैं। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं वो कौन लाता है? वार्ड काउंसिलर्स जो हैं आपस में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और ये करते हैं। कमिश्नर्स जो वहाँ के होते हैं वो जो इश्यूज़ के ऊपर लॉज जो आते हैं जो भी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वहाँ के वो अपॉइंटमेंट होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो फंड्स है, पैसे हैं, वो कहाँ से आते हैं? टैक्सेस से आते हैं, लाइक वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ये तो ये एक छोटा सा निचोड़ था चैप्टर 6 का। चैप्टर 7 में हमने क्या देखा था? चैप्टर 7 में हमने लिविंग रूरल पीपल जो है, गांव के लोग हैं, अपने डेली एसेंशियल्स कैसे लाते हैं, किस तरह से काम करते हैं, अर्बन लोग कैसे काम करते हैं। तो रूरल में लोग अपना खेती करते हैं, फॉरेस्ट कलेक्टिंग करते हैं, अपना एनिमल हस्बेंड्री ये सब करते हैं। और अर्बन में लोग अपना स्ट्रीट वेंडर होते हैं, मार्केट करते हैं, अपना कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ऑफिस स्टाफ होते हैं। तो ये जो है एक लंबा सा क्लास था जिसमें मैंने एक क्लास 6 के सारे चैप्टर्स का एक निचोड़ दे दिया। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में मैसेज करो और पूछ सकते हो। आप मेरे वीडियो को लाइक करो प्लीज़, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी जो है थोड़ा और वीडियो ला सकूँ। अब जो ये था मेरा एक तरह से सारे चैप्टर्स का निचोड़ हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लास लाने वाली हूँ ना, वो मैं एक लाइव टेस्ट दूंगी आप लोगों के सामने, और देखते हैं कि मेरे क्लास 6 के एनसीईआरटी के सारे बुक्स कंबाइन करके कितने मार्क्स आते हैं। ओके, तो मैं वो जो है कल लेकर आने वाली हूँ। कल मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे टेस्ट को कवर कर रही हूँ, कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट जो वीडियो आए उसके बाद मैं नेक्स्ट वापस से 10 डेज़ का चैलेंज दूंगी और मैं क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक इंडियन पॉलिटी को फॉलो करूँगी। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको मेरे वीडियो कोई भी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियो ला सकूँ। ओके, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर करो और अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी रहो। ओके, थैंक यू।